हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि परमाणु की संरचना हम देख रहे हैं। ठीक है, वो एटम हमने देख लिया था, छोटा सा पार्टिकल था जो यहाँ जिन छोटे छोटे पार्टिकल से, सूक्ष्मतम कणों से आपका पदार्थ मिलकर बना हुआ था, जिसको आप क्या कह रहे थे कि ज्यादातर सामान्य अवस्थाओं में वो कण अकेले नहीं रहता है। अकेले नहीं रहता है यानी स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में वो नहीं रहता है। वो किसी न किसी रूप में दूसरे परमाणुओं से जुड़ करके अणु अणु बनाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो उसी परमाणु की हम संरचना की बात कर रहे हैं कि उसकी संरचना में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने कितना पढ़ लिया था कि उसके स्ट्रक्चर में जब आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि परमाणु के अंदर दो ऐसे पार्टिकल हैं, एक जो ऋणावेशित है और दूसरा दूसरा जो कैसा है, धनावेशित है। तो ऋणावेशित कणों को आपने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था, और धनावेशित कणों को क्या कहा गया? आपका प्रोटॉन कहा गया। ओके, तो एटम यानी कि परमाणु, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमने इस तरीके से क्या देख लिया था? एटम के 3 मेन पार्टिकल देख लिए थे, जो कि क्या क्या थे आपके? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने क्या कहा? प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। वहीं इलेक्ट्रॉन कैसा था? निगेटिवली चार्ज था। तो इस प्रकार से अब इस इलेक्ट्रॉन की खोज कहाँ से हुई? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका क्या पाया जा रहा है? कोई तो निगेटिव पार्टिकल पाया जा रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव पार्ट की तरफ को, यानी एनोड की तरफ को क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था। और इसके पीछे आपने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी थी। वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ग्लो जब उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है, उसी से पता चलता है कि कोई तो पार्टिकल कैथोड से निकल रहा है। चूंकि कैथोड आपकी कैसी है? निगेटिवली चार्ज है, तो यानी कि वो कण कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज होगा, यानी कि ऋण आवेशित होगा। और वही आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्या पढ़ा था? आपका निगेटिवली चार्ज होता है, मास इसका बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का द्रव्यमान इसमें नहीं है। ओके, सिंबल हमने इलेक्ट्रॉन का देखा तो ई नेगेटिव आ रहा था। वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि परमाणु इतना छोटा है, तो परमाणु के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो कितना ही छोटा होगा। ओके, दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये फर्दर स्टडीज से प्रूव होता है कि एक आपका न्यूक्लियस वाला रीजन भी है, यानी कि नाभिक की तरह एक मंडल है, किसके अंदर? परमाणु के अंदर एक एरिया है जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाएगा, और उस नाभिक से बाहर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, फिर हमने किसकी बात की? फिर हमने थॉमसन या जे टॉमसन के आपके एटॉमिक मॉडल की बात की। उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि जो एटम होता है वो तरबूज की भांति होता है, या प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। जैसे पुडिंग होती है केक, उसी भांति आपका क्या होता है? परमाणु होता है। जिस प्रकार केक के ऊपर आपकी क्या प्लम्स या फिर जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, और किस में? आपके वाटरमेलन में लाल खाने वाले भाग के ऊपर काले बीज बिखरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार आपका जो परमाणु है उसमें धनावेश रहता है, और धनावेश के ऊपर आपका ऋणावेश बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, तो धनावेश को उन्होंने लाल खाने वाले भाग से कंपेयर किया था, वहीं ऋणावेश आपके क्या है? काले बीज है, ऐसे उन्होंने कहा था। तो यानी उनके एटॉमिक मॉडल से क्या निकल कर आता है? जो उन्होंने अज्यूम किया था, या जो उनके क्या थे? पोस्टुलेट थे, वो क्या बताते हैं कि जो परमाणु है उसके ऊपर ज्यादातर धनावेश फैला हुआ है, और उस धनावेश में ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां बिखरे हुए हैं, कहीं कहीं पर वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, इस प्रकार। और उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने कहा कि जो आपका निगेटिव पार्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं यानी कि प्रोटॉन, वो दोनों मैग्नीट्यूड में समान है। इस वजह से अपने आप में पूरा एटम कैसा हो रहा है? आपका उदासीन हो रहा है।
ओके, ये उन्होंने बताया। और ये कैसा था, ये आपका पहला मॉडल था जिसको कंसिडरेशन में लिया गया था एटम के लिए। तो इसीलिए जब आप परमाणु के मॉडल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल ही यहाँ पर आप पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया था कि रेड एडिबल पार्ट जो होता है वाटरमेलन का is compared with the positive charge and the black seed are compared with the electrons. Okay, ये उन्होंने बताया। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी के बारे में आया। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूजेस एनर्जी बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स। यानी क्या कर रहा है, न्यूक्लियस एनर्जी दे रहा है, ठीक है, कोई भी नाभिक जो है अगर वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल या एटम, कोई पार्टिकल को लूज कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं या फिर किसी एटम, तो एटम जब किसी पार्टिकल को खुद से बाहर करेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही क्या था, यही रेडियो एक्टिविटी थी, ठीक है। इट डज सो बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स सच एज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। एन एटम इज अनस्टेबल इफ द न्यूक्लियस हैज एन इम्बैलेंस मीनिंग अ डिफरेंस इन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस जब वहां पर डिफरेंस आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से नहीं निकलते हैं, आपके पूरे एटम से जब भी कोई चीज बाहर निकलेगी तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर इलेक्ट्रॉन ही अंदर आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में आपके टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार से ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ओके, क्लियर है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे दूसरे मॉडल्स पढ़ें। ओके, तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, रेडियो, अब अभी हमने क्या पढ़ा, थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, ठीक है। जे थॉमसन का मॉडल पढ़ने के बाद हमें कई सारी वहां पर कमियां दिखाई देती हैं, हमने कमियां पढ़ी थी। उसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने फिर एटम के लिए एक मॉडल दिया, उस मॉडल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल आया उसके बाद, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, रदरफोर्ड ने लिया एक लेड बॉक्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, ठीक है, जो कि सोर्स था किसके लिए, अल्फा पार्टिकल्स का, किसका, अल्फा कणों का, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का या अल्फा कणों का ये क्या था, स्रोत था। यहां से आपके अल्फा पार्टिकल डाले गए, क्या डाले गए, अल्फा पार्टिकल, जो कि कैसे थे, हैवी थे और पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है, धनावेशित कण थे ये। ओके, तो यहां से, और उन्होंने क्या लिया, ये येलो कलर की गोल्ड की फॉइल यानी कि सोने की पन्नी ली उन्होंने, ठीक है, क्या ली, सोने की पन्नी। सोने की पन्नी से क्या समझते हैं कि गोल्ड लिया उन्होंने, यानी सोना लिया एलिमेंट तत्व की तरह, और उसको क्या कर लिया, उसको उन्होंने शीट में पतली चादर के रूप में उसका बना लिया। जैसे आपका कागज की शीट होती है ना पतली, जो आपका पेज होता है नोटबुक का, उसी के प्रकार उन्होंने गोल्ड फॉइल एक बनाई और उसको इस प्रकार लगा दिया। इसके बाहर उन्होंने एक फिर से फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, जैसे किसने लगाया था इससे पहले, जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी थी इस प्रकार की, जिसको यहाँ पर डिफ्लेक्शन स्क्रीन भी कहा जा रहा है। इस स्क्रीन का काम क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा लास्ट सेशन में, ये स्क्रीन क्या करेगी, जो जितनी भी लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि पहले एब्जॉर्ब करेगी, जब इस पे कोई भी पार्टिकल पड़ेगा उसके बाद ये चमकना शुरू करेगी। तो चूंकि हम अल्फा पार्टिकल यहां से डाल रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, और वो इससे पार हुए या नहीं वो चेक करने के लिए ये स्क्रीन लगाई गई कि ताकि इस स्क्रीन पर वो जाएं तो चमक उत्पन्न होगी, जब चमक उत्पन्न होगी तो हमें पता लगेगा कि हाँ अल्फा पार्टिकल वहां गया है, ठीक है। या फिर यहां से अल्फा पार्टिकल डालने के बाद वो कौन से एंगल पे, किस कोण पे वो डिफ्लेक्ट हुआ है, यानी विचलित हुआ है,
समझ रहे हैं? तो क्या किया गया, एक सोर्स लिया गया, स्रोत, जिससे कि अल्फा पार्टिकल डालेंगे और अल्फा पार्टिकल किस पे डालेंगे, इस सोने की पन्नी पर डालेंगे। ओके, यानी गोल्ड फॉइल पर क्या हो रही है, बमबारी हो रही है अल्फा पार्टिकल की, या बॉम्बार्डमेंट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या प्रेक्षण निकल कर आते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आते हैं, वो आप इसी चित्र में समझ लेंगे। कैसे, जब उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल डाले तो वो क्या कहते हैं कि ये जो सोने की पन्नी थी ना, आप सोचते हो एक एटम कितना ही छोटा होता है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, इसी तरह के उन्होंने लगभग 1000 से 2000 एटम लिए, इतनी पतली उन्होंने सोने की पन्नी बनाई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल डाले तो ये अल्फा पार्टिकल ही है, ये जो सोने की पन्नी से क्या हो रहे हैं, पार हो रहे हैं। ओके, तो ये सोने की पन्नी से अलग अलग एंगल पर पार हो गए। तो उन्होंने क्या देखा, जितने अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी को, ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके चले गए। जैसे आपके सिंपल आप लगाते हैं कोई भी नेट यानी कि जाली, और आप देखेंगे उसमें है बड़े बड़े छेद। ठीक है, और आपने क्या ले लिया, छोटे छोटे कंकड़ ले लिए। तो छोटे छोटे कंकड़ जब इस जाली से आप कंकड़ को डालेंगे तो ज्यादातर कंकड़ पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंकड़ का जो साइज है वो छोटा है। और आप क्या कह रहे हैं, जो ये वायर है ना, जाली में भी वायर होती है, आपकी तार होती है, उन तारों के बीच में ज्यादा खाली स्थान उसको मिल रहा है। क्लियर है? ज्यादा खाली स्थान, यानी कि जो ये सोने की पन्नी है इसमें ज्यादातर खाली स्थान था, इस वजह से क्या हुआ, आपके ये अल्फा पार्टिकल उससे पार हो गए। क्लियर है? सोने की पन्नी लगाई, इधर से अल्फा पार्टिकल डाले, ठीक है, तो वो कण कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होके आपके क्या हो गए, पार हो गए उससे। एक पार्टिकल ऐसा था आपका कि जो यहां से सीधे पार हो गया। ओके, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि जो बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और उन अगर 1000 कण उन्होंने डाले या फिर 20,000 पार्टिकल उन्होंने डाले तो उनमें से कुछ कण ऐसे थे जो वापिस आए। ठीक है, लेकिन अलग एंगल पर आए। ये अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने देखा क्या क्या, इससे अभी वो क्या क्या अवधारणाएं अपनी बनाते हैं वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, पहले इतना समझ लो कि चित्र से हमें दिखाई क्या क्या दे रहा है, कि इतने अल्फा पार्टिकल डाले जिनमें ज्यादातर पार हो गए। ठीक है, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे कि आपको 2 दिख रहे हैं कि जो वापिस आए हैं, इस सोने की पन्नी से टकरा करके वापिस आ गए। ओके, लेकिन दूसरे एंगल पर। ओके, वहीं पर उन्होंने अगर 20,000 पार्टिकल डाले होंगे तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था कि जो जिस रास्ते से गया वहां पर टकरा करके उसी रास्ते से वापिस आ गया। ठीक है, यानी कि ये अगर अल्फा पार्टिकल समझ लो, रे कण इसे हम बोलेंगे या तरंग बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल की, ये जा रही है, इसे सोने की पन्नी मान लो मेरे हाथ को, तो यहां पर गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से टकरा करके वापिस आ गया। तो इससे क्या क्या प्रेक्षण आपको निकल समझ में आते हैं? रदरफोर्ड ने कहा कि अगर इस सोने की पन्नी से ज्यादातर पार हो रहे हैं, और सोने की पन्नी किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है आपके इस तरह सोने की पन्नी है, इसमें है एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, तो इसका मतलब परमाणु का ज्यादातर भाग खाली है। जैसे मैंने इस जाली के केस में बोला कि तार के बीच में खाली स्थान, इसीलिए पत्थर पार हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस सोने की पन्नी में जो एटम है ना, परमाणु, इसका मतलब है परमाणु का ज्यादातर भाग कैसा है, खाली। ठीक है, और क्या हुआ, और क्योंकि ये कहीं कहीं पर सब जब जा रहे हैं तो एक एंगल पर विचलित हो रहे हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एक कोण पर, सीधे नहीं जा रहे हैं सारे कि यहां से जाकर के इस तरह, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्शन भी देखा जा रहा है। दैट मीन्स कि वहां कहीं बाहर निगेटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अपने आप में कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो वहां कहीं नेगेटिव पार्टिकल भी हैं, यानी कि वो निगेटिव पार्टिकल किसके थे, इलेक्ट्रॉन के थे। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये अल्फा पॉजिटिव पार्ट यहां से डाला, हमने क्या देखा कि जो पूरी सोने की पन्नी है ना, वो एटम से मिलकर के बनी हुई है, और एटम में कहीं पर ऐसा है कि धनावेश है जिसकी मात्रा पूरे एटम की तुलना में सबसे ज्यादा है। और वहां पर क्या हो रहा है, वो जो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज था, ये धनावेशी था, वो उस धनावेश से टकरा करके उसी रास्ते से वापिस आ रहा है। समझ गए? तो कितने प्रेक्षण निकल गए, एक
परमाणु का ज्यादातर भाग खाली हो गया, दूसरा कि आपका उस परमाणु के बाहर कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, और तीसरा वहां पर धनावेश भी है जो कि ज्यादा मात्रा में है। समझ गए? इतना क्लियर है बच्चों? बताइए, इतना समझ आ गया? जीआईसी माल देवता, जीआईसी कुनेला खेत, हाथ उठाइए समझ आ गया है तो। वेरी गुड। तो रदरफोर्ड ने कुछ नहीं किया, उन्होंने उन्होंने देखा कि अरे थॉमसन ने तो जो मॉडल दिया है वो तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, और न्यूट्रॉन के बारे में तो ये स्वयं भी नहीं बता पाए थे, खैर, पर वो ना तो उन्होंने फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कहाँ धनावेश है कहाँ आपका ऋणावेश है। उन्होंने तो बस तरबूज उठाया और क्या बोला कि ये तरबूज देख लो बच्चों, और इसी के भांति हमारा क्या है, परमाणु है। या फिर वो गए शॉप पे, उन्होंने पुडिंग देखी, केक देखा, और केक के ऊपर क्या देखे, ड्राई फ्रूट्स बिखरे हुए देखे, उन्होंने कहा जैसा ये प्यारा सा केक है वैसा ही हमारा क्या है, एटॉमिक मॉडल है, बस। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे। उन्होंने ले ली सोने की पन्नी, खरीद ली कहीं से भी, इतने पैसे उनके पास थे कि वो सोना ले लिया उन्होंने, ठीक है। आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई और सस्ती धातु ले लेना, उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोने की पन्नी ले ली, और सोने की पन्नी पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स डाले, यानी अल्फा कण डाले, ठीक है, जो कि कैसे थे, धनावेशित थे। इनको डाला, देखा क्या ज्यादातर सोने की पन्नी से पार हो गए, कुछ देखा जो एक एंगल पर विचलित हो गए। जैसे आप बॉल फेंकते हैं ना, तो क्या होती है, बॉल कभी कभी उस एंगल पे वापस आती है, अदरवाइज क्या होती है, इधर उधर कहीं भी चल जाती है जब आप दीवार पे बॉल मारते हैं, ठीक है। या फिर क्या, आप जैसे मैंने तार की जाली का एग्जांपल दिया जिसमें बड़े बड़े छेद हैं, उससे कंकड़ मारिए तो कोई ना कोई कंकड़ इस वायर से टकराएगा ना, तो वो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज अगर वो बीच से जाएगा तो पार हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहां पर हुआ। अब हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लिया, और ये जो स्क्रीन थी इसका काम क्या था, जब वो यहां से अल्फा पार्टिकल डाल रहे थे ना, तो वो यहाँ ग्लो, यहाँ कहीं ग्लो यानी कि चमक उत्पन्न कर रहा था। उसी से उनको पता चल रहा था कि क्या है, आपके जो अल्फा पार्टिकल हैं वो पार हो रहे हैं सोने की पन्नी। समझ गए? चलिए अब देखते हैं क्या क्या उन्होंने बोला। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, हिज ऑब्जर्वेशंस वर, ठीक है। तो जीआईसी कुनेला खेत के बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, नोट भी करेंगे साथ साथ। जीआईसी माल देवता, आपको भी अनुशासन के साथ बैठे रहना है और नोट करना है, बार बार हैंड रेज नहीं करेंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो माइक लेकर के आप पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, तो इस प्रकार फास्ट मूविंग यानी तेज चलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स डाले गए, उनसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाली। पहला, अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट passed through it without any deflection, and hence most of the space in an atom is empty। यही तो हमने बोला क्या, कि जब ज्यादातर आपके पार्टिकल पार हो गए, दैट मीन्स कि ज्यादातर स्थान क्या है आपका, खाली है। किसका? एटम का। तो पहला क्या आ गया, परमाणु में ज्यादातर, ठीक है, स्थान जो है वो कैसा है, रिक्त है या खाली है। ओके, क्लियर है, नोट भी करेंगे साथ साथ। सेकेंड क्या था, some of the alpha particle were deflected by the gold sheet by very small angles, and hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed। उन्होंने क्या कहा कि जो ज्यादातर पार्टिकल है वो तो क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट पास हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पार्टिकल हैं, अगर हम कह रहे हैं कि 20,000 कण डाले, उनमें से एक या दो कण ऐसे थे जो किसी एंगल पर यानी कि किसी कोण पर विचलित हुए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर धनावेश है, किसमें, परमाणु में। परमाणु में धनावेश है, लेकिन उस धनावेश की मात्रा क्या है, कम है, यानी कि वो एक ही जगह पर है या फिर बहुत कम कम जगहों पर है। पूरे परमाणु में आपका धनावेश नहीं है। जैसे किसने बोला था, थॉमसन ने यही तो बोला था, पूरा तरबूज का लाल खाने वाला भाग यानी कितना ज्यादा भाग होता है वो पूरा धनावेश है। जबकि इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि धनावेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब एक समान रूप से नहीं है पूरे गोले पर, कहीं पर है बस। तो बहुत कम स्थान पर आपका क्या है, धनावेश है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अब उन्होंने कह दिया कि जो आपका धनावेश है ना वो बहुत छोटी जगह पर है, कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि उसका आयतन पूरे परमाणु की तुलना में बहुत कम है। परमाणु बहुत बड़ा एरिया है। बाद में उन्होंने कहा जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट का जितना बड़ा स्टेडियम होता है ना ग्राउंड, उस ग्राउंड में अगर आप क्रिकेट की बॉल रख देंगे तो क्रिकेट का ग्राउंड कितना बड़ा होता है, उसमें वो भी उन्होंने किलोमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग बताया कि आपके अगर 1 या 2 किलोमीटर रेडियस का 1 और 2 किलोमीटर कितना दूर होता है, और उसकी रेडियस यानी कि रेडियस ये होती है ना आपकी, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस 2 किलोमीटर रेडियस का, ठीक है। अगर आपका क्या होगा, पूरा क्रिकेट का ग्राउंड होगा, उसके सेंटर में आप क्रिकेट की बॉल रख दीजिए, कितनी छोटी है उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ रहे हैं कि एटम इतना बड़ा है लेकिन उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम आयतन में है परमाणु की तुलना में। परमाणु बड़ा है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम स्थान पर है। क्लियर है? तो इतने सारे ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पर निकल के वहां से आते हैं, ठीक है, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से। फिर आगे उन्होंने क्या बोला, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज ओनली अ अल्फा पार्टिकल हैड नियरली 1800 और नियरली 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी क्या बोला कि अगर 20,000 उन्होंने कण डाले किसके, अल्फा पार्टिकल, तो उसमें एक अल्फा पार्टिकल था जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो वापस आया। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। यानी पूरा परमाणु, जो कि मैं कह रही हूं कि ये एक अगर आपके क्रिकेट के स्टेडियम के ग्राउंड की बराबर है तो इतना आपका क्या है, परमाणु है, और उसमें क्रिकेट की बॉल रख दीजिए छोटी सी, ये इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो परमाणु के आयतन की तुलना में उस पॉजिटिव पार्ट यानी कि प्रोटॉन जहां पर है उसका आयतन बहुत कम है। ओके, क्लियर है? जल्दी से ये पॉइंट नोट करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो बच्चों ये आपका कौन सा मॉडल चल रहा है, रदरफोर्ड का मॉडल, और किसके लिए चल रहा है, परमाणु के लिए चल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। ये प्रेक्षण हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखी है। अभी उन्होंने अपना मॉडल पूरी तरह से पोस्टुलेट नहीं बताए हैं कि क्या क्या अवधारणाएं होंगी उनके मॉडल की। अभी उन्होंने सिर्फ जो प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल के हिसाब से उनको जो समझ में आया वो बोला उन्होंने। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने सिंपल बोला कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल पार हो रहे हैं इसका मतलब खाली है, और क्योंकि वो बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज भी वहां पर है, और क्योंकि बहुत कम आपके अल्फा पार्टिकल्स या 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया है लौट करके, दैट मीन्स कि वॉल्यूम कम है उस धनावेश की। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी आपका क्या है, स्वयं में धनावेशित है, प्रोटॉन भी क्या है, धनावेशित है। धनावेशित के पास जाएगा तो क्या होगा, वापिस आएगा ना। क्या पढ़ते हैं आप, रिपेल करते हैं वो एक दूसरे को, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। जो एक समान होंगे कि आपका धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। चाहे आप मैग्नेट के केस में पढ़े, चुंबक के केस में, या फिर चार्जेस आवेश के केस में जब आप पढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, तो उनके मॉडल के हिसाब से क्या था कि जो आपका परमाणु था वो कुछ इस प्रकार था। ठीक है, ये पूरा एक परमाणु है। उन्होंने कहा इस परमाणु में अंदर आपका कहीं सेंटर में नाभिक है एक। ठीक है, सेंटर पॉइंट है कोई, पूरे परमाणु का केंद्र बिंदु है कोई, बीच में है कोई। परमाणु स्फेरिकल है आपका और इसके बीच में एक केंद्र बिंदु है और इसको नाभिक कहा जाएगा। और उस नाभिक में ही, क्योंकि नाभिक का साइज बहुत छोटा है, जैसे हमने क्या बोला, पूरा ग्राउंड और ग्राउंड में बॉल रख लीजिए अपनी। ठीक है, उसी प्रकार पूरा एटम है, एटम में सेंटर पॉइंट है, इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। उन्होंने कहा इसी न्यूक्लियस में आपका धनावेश स्थित रहता है, इसीलिए आपका जो परमाणु होगा उसका नाभिक धनावेशित होगा। तो नाभिक कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। क्यों हो गया बच्चे, क्योंकि वहां पर है प्रोटॉन।
ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला कि प्रोटॉन वहां पर पाया जाएगा। क्लियर है। अब नाभिक धनावेशित हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया जो कि निगेटिवली चार्ज था, तो उन्होंने कहा वो इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में घूम रहा होगा। ऐसे कक्षाएं होंगी जिनमें नाभिक के बाहर ये कक्षा हो गई, इसमें ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके, और इसमें ये नाभिक हो गया, इसमें ये प्रोटॉन हो गया। तो नाभिक के बाहर कक्षाएं होंगी, ऐसा एक रास्ता होगा जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। क्लियर है। तो इससे उनका पूरा मॉडल हमें समझ में आता है। तो रदरफोर्ड, अभी रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में यहां पर नहीं बताया कि न्यूट्रॉन आपका कहाँ है, ठीक है। रदरफोर्ड कंक्लूडेड द मॉडल ऑफ द एटम फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एज, उन्होंने अपने पूरे मॉडल को एक जगह कंक्लूड करा और क्या बताया, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी कि आपके परमाणु में क्या होता है, धनावेशित केंद्र पाया जाता है, ठीक है, जिसको कि क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियस, यानी कि आपका नाभिक कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नाभिक। नाभिक यानी वही आपका केंद्र बिंदु है जो पूरे परमाणु का, ओके। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है ना बच्चे, वो उस नाभिक का ही द्रव्यमान है, यानी जो नाभिक का द्रव्यमान होगा, ये आपका पूरा परमाणु, इसका जो नाभिक, तो जो नाभिक का द्रव्यमान होगा वही आपके पूरे परमाणु का द्रव्यमान है, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, यानी ऑर्बिट्स का मतलब कक्षाएं हैं वहां पर, या सर्कुलर पाथ हैं, गोला, आप क्या कहेंगे, वृत्ताकार रास्ते हैं, और उन वृत्ताकार रास्तों में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। उन्होंने क्या कहा, नाभिक है पॉजिटिवली चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ हैं, और उन वृत्ताकार पथों में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, किसके समान, जिस प्रकार आपकी अर्थ सन के चक्कर लगाती है ना, सूर्य के चक्कर लगाती है अर्थ, या कोई भी प्लेनेट जो है वो क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी किसके, सूर्य मान लीजिए नाभिक को, और नाभिक के चक्कर लगाता है, और जो वो वृत्ताकार रास्ते हैं या वृत्ताकार पथ हैं उनको क्या कहा गया, ऑर्बिट्स कहा गया, या कक्षक, कक्षाएं भी आप इनको कहते हैं, ठीक है, कक्षक या कक्षाएं। क्लियर है, इतना यहां से हमें समझ में आता है। थर्ड क्या था, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम और टू दी एटम, ओके, यानी कि परमाणु की तुलना में आपके न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो बहुत ही क्या होगा, छोटा, ओके। तो ये सारा क्या है आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसी में उन्होंने क्या बताया, आपको सब कुछ बता दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, और किस प्रकार से उनका साइज है, यानी कि आकार, ओके। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसके बारे में। चलिए अब आया रदरफोर्ड का मॉडल, हमने पढ़ लिया कि रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा। इसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि रदरफोर्ड ने ठीक ठीक तो बातें बता दी थी कि चलो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज है, पर उन्होंने कहा कि जब द्रव्यमान देखा गया, जब द्रव्यमान कहा कि अभी तक क्या चल रहा है कि जो प्रोटॉन कहाँ है, नाभिक में है, जितना नाभिक का द्रव्यमान उतने पूरे आपके परमाणु का द्रव्यमान, ओके। लेकिन जब बात आई परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने की, तो जो परमाणु का द्रव्यमान था क्या था, पूरे परमाणु का द्रव्यमान था वो ज्यादा था, किसकी तुलना में, प्रोटॉनों की तुलना में, जितना प्रोटॉन था उसकी तुलना में परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा था। अभी तक हमने क्या बोला, जो प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन क्या है, नाभिक में है, प्रोटॉन है आपके कहाँ, नाभिक में, जितना नाभिक का द्रव्यमान होगा उतना ही परमाणु का द्रव्यमान होगा। ये सारी द्रव्यमानों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब एक्चुअल में द्रव्यमान परमाणु का या एटॉमिक मास जब कैलकुलेट किया गया तो हमने क्या देखा, एटॉमिक मास
इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, प्रोटोनों की संख्या से ज्यादा था एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोटॉन के साथ कोई और कण है वहां पर जिसको अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं तो ये एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और वही कण आपका क्या था, वही कण आपका न्यूट्रॉन था, यानी कि न्यूट्रल उदासीन कण था, क्योंकि जब उसको विद्युत क्षेत्र में या फिर जहां पर उन्होंने कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट किए वहां पर वो नहीं देखा गया। वो बाद में फिर उसकी डिस्कवरी हुई और तब पता चला कि अरे वहां पर तो एक भारी कण भी है जिसमें कि आवेश नहीं है, वो कहीं पर छुपा हुआ बैठा था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट में कहीं निकल कर नहीं आ रहा था। बाद में जब द्रव्यमान की बात आई तब वो निकल के आया, तब हमें समझ में आया कि जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान है वो नाभिक का ही द्रव्यमान है। लेकिन नाभिक में क्या क्या है आपके, नाभिक में है प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन में। ओके, तो इस न्यूट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने यहां कहीं भी अपना जिक्र नहीं किया, ना उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि कोई न्यूट्रल कण है तो ये उसकी क्या हो जाती है, सीमा हो जाती है। इसके अलावा हम उसकी और कमियां पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक आपको थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझना है, किस प्रकार उन्होंने क्या क्या चीजें ली, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस प्रकार एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके प्रेक्षण क्या निकल के आए और प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने क्या अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।